गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बेटा अपने बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन में भी अपने बात चल रही थी एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में अपने पढ़ ली थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इन दोनों प्रकारों को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अपने पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। बेटा आज हम बात करेंगे, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, वो है अपचयन की अभिक्रियाओं की। अपचयन अभिक्रियाओं में हमने अपनी पिछली क्लास में यह पढ़ लिया था कि भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ठीक है, धातु उत्प्रेरक है या बुओब्लांक अपचायक है। इन सब की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होता है और अपने पास अल्कोहल बनते हैं। ठीक है बेटा, यह रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। इसके बाद देखो अपने सिलेबस में अपचयन की कुछ अभिक्रियाएं और हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा छोटा सा अपचयन है जिसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन। बेटा नाम से है, क्या नाम है? क्लीमेंसन अपचयन। इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा सभी बच्चे। देखो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, यानी चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, ठीक है, यानी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन अपने सांद्र HCl, हाँ बेटा कंसंट्रेट, यानी सांद्र HCl और जिंक अमलगम की उपस्थिति में जिंक मरकरी का मिश्रण है बेटा। सांद्र HCl और जिंक अमलगम की उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो अपने कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होता है और एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होता है और एल्केन बनते हैं। ये रिएक्शन बना रहा हूं तुम्हारे, देखो H आते हैं खूब सारे, ठीक है, यहां रिएक्शनें होती है ZnCl2, ये बनते रहते हैं, हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, वो हाइड्रोजन यहां आते हैं H2O को अलग करते हैं और बाकी H यहां जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी रिएक्शन इतनी है तुम्हारे, अरे अभिक्रिया इतनी ही है, कोई कठिन है क्या? बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछी हुई है बेटा। ठीक है, आराम से सुन ले। क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सांद्र HCl व जिंक अमलगम के द्वारा करवाने पर एल्केन बनते हैं, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। एक बार तो बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन दी थी, ये दोनों उत्प्रेरक दिए थे, ठीक है, देख लेना बेटा। पूछा था क्या बनता है और अभिक्रिया का नाम क्या है। एग्जाम में पूछा था प्रोडक्ट क्या बनता है और अभिक्रिया का नाम। प्रोडक्ट बताना था एल्केन बनता है, अभिक्रिया का नाम बताना था क्लीमेंसन है अपचयन है बेटा। बोलो याद रह जाएगा? एक बार वापस सभी बच्चे सुन लें कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सांद्र HCl और जिंक अमलगम के द्वारा करवाने पर अपने पास एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? अपने पास एल्केन बनते हैं, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। याद रह जाएगा बेटा? ठीक है बेटा, अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो क्लीमेंसन अपचयन कंप्लीट है। अगली अभिक्रिया एक बार तब तक वापस रिपीट कर लो, मैं साफ कर रहा हूं तब तक। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होता है, किसके द्वारा होता है बेटा? सांद्र HCl और जिंक अमलगम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सांद्र HCl और जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन होता है। अपचयन से एल्केन बनते हैं, एल्डिहाइड से भी एल्केन बनता है, कीटोन से भी एल्केन बनते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, याद रख लोगे बेटा सारे के सारे। चलो बढ़िया बात है बेटा, ये क्लीमेंसन अपचयन है। अगला अपचयन तुम्हारे एक और फेमस अपचयन है बेटा, देखो नाम से है अपचयन। अब तुम्हारे ये अपचयन है वो नाम से है, जैसे अभी था ना क्लीमेंसन है, वैसे ही अगला अपचयन भी तुम्हारे नाम से है। अपचयन है, उसका नाम है वोल्फ किस्टनर। क्या नाम है बेटा? वोल्फ किस्टनर।
आराम से सुने सभी बच्चे। वोल्फ किस्नर अपचेन बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी वही तरीका है, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया है। अब कार्बोनिल यौगिक याद करते हैं, तुम्हें याद आ जाने चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कार्बोनिल यौगिक हैं, इनकी क्रिया होती है हाइड्रोजन के साथ। हां बेटा कल ही करवाई थी हमने, हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही हाइड्रोजन से क्रिया होती है, तुम्हें बताया था कि यहां से H2O अलग हो जाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं में यह उदाहरण हमने कल ही किया था बेटा। और तुम्हारे पास हाइड्रोजन बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं? कार्बोनिल यौगिकों के हाइड्रोजन। ये लो बेटा, बनाया था कि नहीं बनाया था? यहां तक आराम से सुने। वोल्फ किस्नर अपचयन में कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवानी है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कराओगे बेटा? हाइड्रोजन के साथ। और जब अपने हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, H2O अलग होता है, जो हमने कल भी अलग कर दिया था, और हाइड्रोजन बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन बनते हैं, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, आराम से देखना बेटा। सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। और जब हम इन्हें उच्च ताप पर गर्म करते हैं, बड़ी इजी रिएक्शन है, ये नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है बेटा। आराम से देखना, जब इन्हें हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और अपने पास एल्केन बनते हैं। CH3 लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों स्पष्ट दिखें कि दोनों में एक ही स्थिति है। अरे भाई, जब अपने कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अपने पास बन जाते हैं बेटा हाइड्रोजन। क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बन जाते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया जब अपने सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस अलग। कौन सी गैस अलग बेटा? नाइट्रोजन गैस अलग। और ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, अपने पास एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन। इस अपचयन का नाम है वोल्फ किस्नर अपचयन। क्या नाम है? वोल्फ किस्नर अपचयन। अब बेटा इस क्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट की लब्धि बहुत कम थी, यानी प्रोडक्ट बहुत ही कम बनता था। ठीक है, तो एक दूसरा वैज्ञानिक आया था। ठीक है, एक दूसरा वैज्ञानिक और आया था, उसने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। देखो, वैज्ञानिक आया, उसने अपने नाम पर दे दी थी अभिक्रिया, उसने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। अब क्या चेंज किया तुम्हें बताता हूं, देखो आराम से समझना। उसने बिल्कुल वही कार्बोनिल यौगिक लिए, वही हाइड्रोजन से क्रिया कराई, वही हाइड्रोजन बनाए, बस उत्प्रेरक बदल दिए। उसने कहा एथिलीन ग्लाइकोल ले लो, KOH ले लो और उच्च ताप। दोबारा सुनना बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल ले लो, सूत्र लिख देता हूं, कईयों के सूत्र की समस्या रहती है। एथिलीन ग्लाइकोल ले लो, KOH ले लो और टेम्परेचर दे दो, यानी अपने उसको उष्मा दो। जैसे ही क्रिया कराएंगे बेटा, सेम क्रिया है,
कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन एथिलीन ग्लाइकोल KOH की उपस्थिति में ताप मिलते ही वही नाइट्रोजन अलग है और एल्केन बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था हुंग मिन लोन। सुन ले बेटा, इन्होंने वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया को ही थोड़ा सा सुधार दिया। अब देखो इसमें प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग गई थी। क्या बढ़ने लगी थी? प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा। तो शुरुआत में तो क्या किया गया, जैसे अपने अभी 12th वाले पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बता दूं, उनके तो दोनों अलग अलग है, वोल्फ किस्नर भी अलग है, हुंग मिन लोन भी अलग है, रिएक्शन सेम है, बस उत्प्रेरक अलग है। अब तुम्हारे जो नए वाले बच्चे हैं वो सुन लें, जो विद्यार्थी अभी 12th में हुए हैं ना वो बच्चे सुन लें बेटा, उनके एक चेंज है, उनके ये हुंग मिन लोन अपचयन नहीं है, ये अपचयन अब नहीं है, वो ये मानते हैं ये वोल्फ किस्नर अपचयन का सुधरा हुआ रूप है। क्या है बेटा? ये वोल्फ किस्नर अपचयन का सुधरा हुआ रूप है, तो इसे वोल्फ किस्नर अपचयन के साथ ही पढ़ लेते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? वोल्फ किस्नर अपचयन में ही पढ़ते हैं, बस इसे सुधरा हुआ रूप मानते हैं। ठीक है, हाँ बता इसलिए रहा हूं, तुम ध्यान रखो, ये किसने बताया था? हुंग मिन लोन ने बताया था। एग्जाम की दृष्टि से तुम्हारे लिए वोल्फ किस्नर ही चल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए। हाँ, जो 12th का बोर्ड एग्जाम अब देंगे वो बच्चे सुन लें, उनके वोल्फ किस्नर और हुंग मिन लोन दोनों अलग अलग हैं, बस उत्प्रेरक बदलने हैं, रिएक्शन सेम है। आई बात समझ में? सिर्फ उत्प्रेरक बदलने हैं, रिएक्शन सेम है, नाइट्रोजन दोनों में अलग है। ओके बेटा, ये बात क्लियर है सभी बच्चों के? तो ये तुम्हारे वोल्फ किस्नर अपचयन हो गया। ठीक है, अब जो बच्चे 12th में हुए हैं ना उनके इतना ही अपचयन है। ठीक है, उनके अपचयन की सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। बाकी बच्चों के जरूर है, लाल फास्फोरस और HI वाली अपचयन भी है, मीरवाइन पांड्राफ वर्ली अपचयन भी है। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें कह दिया था कि एक दिन स्पेशल क्लास लेके तुम्हारे कंप्लीट करवा दूंगा। इनके जो अब सिलेबस में नहीं है वो नहीं बताने। ठीक है बेटा, तो नए NCERT के सिलेबस में, इनके सिलेबस में इतने ही अपचयन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला है, उसके बाद में तुम्हारे वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन है। ठीक है, हुंग मिन लोन इसी के साथ ही है, वोल्फ किस्नर का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो भाषा में सीधा इतना ही लिख सकते हो तुम चाहो तो कि कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हाइड्रोजन बनते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकोल और KOH से कराने पर अपने एल्केन बनते हैं। इसे वोल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वोल्फ किस्नर अपचयन, क्योंकि ये सुधरा हुआ रूप है इसलिए ये ज्यादा काम आता है। ओके बेटा, सोडियम एथोक्साइड वाला भी है मगर वो काम कम आता है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट कम बनते हैं। काम में ये लिया जाता है जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा बने। क्लियर है बेटा सभी बच्चों के? तो ये तुम्हें इतना ध्यान रखना है। अपचयन की सभी अभिक्रियाएं समाप्त है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं समाप्त है, अपने अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अपचयन में तुमने बेटा धातु उत्प्रेरक हो, चाहे धातु हाइड्राइड हो, ठीक है, चाहे भूअबलांक अपचायक हो, उसकी उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा दिया। ठीक है, सबसे अल्कोहल बन गए। उसके बाद तुमने अपचयन किसकी उपस्थिति में करवा दिया? क्लीमेंसन करवा दिया, जो तुम्हारे सांद्र HCl और जिंक अमलगम के द्वारा था। फिर तुमने वोल्फ किस्नर करवा दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे अपचयन की तीनों अभिक्रियाएं समाप्त हैं। इसके बाद आती है ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं। देखो बेटा, ऑक्सीकरण अपने बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने अभी बात करते हैं ऑक्सीकरण की। बेटा ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का भी होता है और कीटोन का भी होता है, अलग अलग उत्प्रेरकों की उपस्थिति में भी होता है। देखो एल्डिहाइड जो है
आराम से समझना बेटा, जो एल्डिहाइड है इनका ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भी होता है, प्रबल की उपस्थिति में भी होता है। यानी जब अपने ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं, आराम से समझना भाई, जब अपने ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं, सभी बच्चे समझेंगे, तो ऑक्सीकरण तुम्हारे एल्डिहाइड का और कीटोन का, इन दोनों का होता है। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इनकी उपस्थिति में तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सबका ऑक्सीकरण हो जाता है। दोबारा सुन लेना बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इनकी उपस्थिति में तो चाहे एल्डिहाइड और चाहे कीटोन, दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण में एक नंबर अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में एक नंबर ऑक्सीकरण ही है, सीधा ध्यान रखना भाई, एक नंबर में ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण ही है तुम्हारे। अब अपने देखो एल्डिहाइड ले रहा हूं, कीटोन भी ले रहा हूं, दोनों। तो मैंने सबसे पहले तो बताया ऑक्सीकरण तुम्हारे चाहे KMnO4 की उपस्थिति में हो, पोटेशियम परमैंगनेट, चाहे तुम्हारे डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में हो, चाहे तुम्हारे नाइट्रिक अम्ल HNO3 की उपस्थिति में हो सांद्र में। तो यानी पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, नाइट्रिक अम्ल, इनकी उपस्थिति में दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, कोई विवाद ही नहीं होता। ठीक है, इन सभी का ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा, याद रख लोगे। पहले तो ये समझ लेना, ये तीनों वो ऑक्सीकारक हैं जिनके आने पर इन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण होता है। अब कुछ बातें तुम्हें याद रखनी है। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है एल्डिहाइड का बेटा जब ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से सदैव उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अरे यही है ना CH3CO ऑक्सीकरण, यानी किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये ऑक्सीजन आया और बीच में जुड़ गया, ये लो बेटा। तो यानी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, इनमें से कोई ऑक्सीकारक आ जाए, हमेशा क्या बनेगा, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का अम्ल है, 3 वाला है तो 3 वाला है, 4 वाला है तो 4 है। ये प्रबल की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण हो सकता है, दुर्बल ऑक्सीकारक भी होंगे, जैसे टोलेन अभिकर्मक होगा, फेलिंग विलियन होगा, सीफ अभिकर्मक होंगे, उनकी उपस्थिति में भी इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो याद रह जाएगा बेटा, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, इनमें से कोई सा ही लिखा हो, कोई भी लिखा हो, ऑक्सीकरण करवाना है, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, बना दोगे। यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और ये ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा और अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। अब अपने पास बात आती है कीटोन के ऑक्सीकरण की। देखो, कीटोन का ऑक्सीकरण बिना प्रबल ऑक्सीकारक के नहीं होता। यानी पहली बात तो इनमें से कोई होना चाहिए। अगर कोई टोलेन, फेलिंग, सीफ ले लू ना, तो कीटोन पर कोई असर नहीं होगा। पहली बात तो ये सुन लें, अगर इनके अलावा लूं तो इन पर कीटोन पर कोई असर नहीं होगा, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो यहां प्रबल ऑक्सीकारक इनमें से ही लेना होगा, चाहे KMnO4 लें, K2Cr2O7 लें, चाहे सांद्र नाइट्रिक अम्ल लें। कीटोन का जब ऑक्सीकरण है बेटा, इस ऑक्सीकरण को पहले आराम से समझोगे। यह ऑक्सीकरण थोड़ा सा विशेष है, आराम से समझोगे। यहां ऊपर लिख रहा हूं देखो बेटा, ताकि तुम आराम से समझ सको। बेटा दिखाई दे रहा है क्या बेटा? सभी बच्चों को कीटोन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? CH3CO CH3 सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? ऑक्सीकरण का मतलब देखो, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकरण का मतलब किसका जुड़ना होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना होता है?
ऑक्सीजन का जुड़ना। ये देखो बेटा मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, ये देखो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया है भाई, आराम से देखना इसको। मैंने कीटोन लिखा है CH3CO CH3। ऑक्सीकरण का मतलब किसका जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना। मैंने ऑक्सीजन भी लिख दिया है। ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण है बेटा। बंध टूटते हैं, क्या टूटते हैं? बंध। क्या बन गया? CH3CO, एक O और जुड़ गया और साथ में H, तो एक तो बन गया तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब साथ में क्या बना है? आराम से देखना बेटा, साथ में क्या बना है? CH2O। CH2O यानी एल्डिहाइड। अरे भाई यही बना है कि नहीं बना? एल्डिहाइड CH2O। एल्डिहाइड और प्रबल ऑक्सीकारक हैं। अरे भाई प्रबल ऑक्सीकारक हैं, एल्डिहाइड को रहने देंगे क्या बेटा? ये एल्डिहाइड का भी क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर देंगे। बोलो बेटा याद रह जाएगा क्या? एक बार वापस इस बात को सुने, ठीक है? इस बात को एक बार वापस सुने कि अपने पास सबसे पहले जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, साथ में जो बच गया उसका भी ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ तो पहले एल्डिहाइड बना, परंतु हमें पता है कि एल्डिहाइड बनते नहीं हैं क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक हैं, वो इसका भी क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। देखो ये ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तुम्हारे सामने ये ऑक्सीकरण वाले ऑक्सीजन जुड़े हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है बेटा। एक बार वापस समझे, जब अपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो कीटोन कितने कार्बन का था? 3 का था। अम्ल कितने कार्बन का? 2। ये साइड उत्पाद में आ जाते हैं बेटा। कहीं ऐसा गिनो सर 2 ये रहे 1 ये रहा, ऐसा नहीं है। मुख्य प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 2, यानी कार्बन घट गए कि नहीं घट गए? तो यानी ये कहते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जबकि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एक बार वापस समझ ले बेटा, ऑक्सीकरण सीधा पढ़ रहे हैं कि अपने सीधा लिखना है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ठीक है, प्रबल व दुर्बल दोनों प्रकार के ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है और उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लिख दोगे बेटा? कीटोन का ऑक्सीकरण सदैव प्रबल ऑक्सीकारकों, ये लिख दोगे तीनों, की उपस्थिति में होता है और कीटोन के ऑक्सीकरण से कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है बेटा? ये बात है, याद रख लोगे सारे बच्चे, ठीक है? अब कीटोन के ऑक्सीकरण में एक बात और याद रखनी होती है बेटा। कीटोन के ऑक्सीकरण में तुम्हें एक और बात याद रखनी है। एक वैज्ञानिक आता है पोपाफ, क्या नाम आता है? पोपाफ। एक वैज्ञानिक आता है पोपाफ, उसका नियम याद रखना होता है कीटोन के ऑक्सीकरण में। क्या सर अब ये वैज्ञानिक कहां से आ गया? नियम क्या है? क्या आराम से समझो। देखो भाई, इस कीटोन का ऑक्सीकरण किया, सम्मित कीटोन है, कोई समस्या ही नहीं है। CO भेजा था मैंने, चाहे इधर भेज दो चाहे इधर भेज दो, प्रोडक्ट यही 2 बनने हैं कि नहीं बनने रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कीटोन असम्मित हो, ये तो है सम्मित, दोनों तरफ समान समूह, अगर कीटोन हो असम्मित, असम्मित का मतलब ये ले लिया मैंने C2H5, क्या ले लिया मैंने? C2H5, CH2CH3। देखो तुम्हारे सामने असम्मित कीटोन है, ऑक्सीकरण कराएं भाई, ऑक्सीकरण कराना है तुम्हें, यही कि MnO4 है, दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। बनाओ भाई, क्या बनेगा? अरे बना के देखो क्या बनेगा। बनाने के लिए तुम्हें अब पोपाफ का नियम पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए बेटा? पोपाफ का नियम पता होना चाहिए कि पोपाफ ने क्या कहा था। सुने आराम से, पोपाफ ने क्या कहा था? पोपाफ ने कहा था कि जब असम्मित कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल समूह सदैव, सुन लेना बेटा, तो कार्बोनिल समूह सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। दोबारा सुन लेना, कार्बोनिल समूह सदैव यानी सीओ समूह हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। यानी कितने एल्किल समूह है? 2 है। ये किसके साथ जाएगा? जो छोटा है। वैसे आजकल कोई जाता नहीं है, जो पक्ष कमजोर दिखता है उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन ये बेचारे पोपाफ ने कहा कि ये सीओ बड़ा समझदार है। ठीक है, ये कहता है कि आरे का सहारा मैं ही हूं, जो कमजोर है छोटा है उसके साथ मैं हूं। तो कार्बोनिल समूह सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ जाएगा। किसका नियम है? पोपाफ का। यानी अगर इस कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो अपने पास प्रोडक्ट बनते हैं CH3COOH, H यहां से आ जाएगा। दूसरा भी क्या बनता है? CH3COOH। उसी तरीके से बेटा अपने दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब कोई कहते सर अगर CO इसके साथ चला जाता, तब अगर CO इसके साथ चला जाता, जो होता नहीं है, फिर भी बता देता हूं, तो अपने पास फार्मिक अम्ल, क्योंकि देखो 1 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला, ये अम्ल बन जाते हैं बेटा। आराम से देखना, 1 कार्बन वाला और 3 वाला बनता, जबकि वास्तविकता में क्या बनते हैं? दोनों ही 2-2 कार्बन वाले बनते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये दोनों बनते हैं। किसके अनुसार बनते हैं? पोपाफ के नियमानुसार बनते हैं बेटा, याद रह जाएगा। तो यानी कीटोनों का ऑक्सीकरण, कौन से कीटोनों का? असम्मित कीटोनों का। असम्मित कीटोनों के ऑक्सीकरण में CO समूह सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। इसे पोपाफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पोपाफ का नियम कहते हैं। हां बेटा सुन ले, ऑक्सीकरण में ये यहां तक लिखना है, उसके बाद नोट डाल के लिखोगे कि असम्मित कीटोनों का ऑक्सीकरण पोपाफ के नियम से होता है। पोपाफ का नियम लिखोगे कि असम्मित कीटोनों के ऑक्सीकरण में CO समूह सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। सदैव छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, ये पोपाफ का नियम है। फिर तुम ये उदाहरण बना के बताओगे, पोपाफ के नियमानुसार यह प्रोडक्ट बनते हैं, अन्यथा अपने ये बना सकते थे। ये गलत हैं और ये सही है। ये नोट करोगे बेटा, कंपटीशन एग्जाम में ये बात बड़ी काम आती है। जब कई बार कीटोनों के ऑक्सीकरण से प्रोडक्ट पूछ लेते हैं तो अच्छे से देख लेना बेटा, पोपाफ के नियम को तुम्हें ध्यान रखना है और ये प्रोडक्ट बताने हैं। बोलो ध्यान में रख लोगे क्या? अरे ध्यान में रख लोगे तो एक बार ध्यान रखना, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक से भी होता है और प्रबल से भी होता है। कीटोनों का सिर्फ प्रबल से होता है। CO समूह पोपाफ के नियमानुसार जाता है सम्मित कीटोनों में, और ये ऑक्सीकरण बताना है। बोलो इतना बता सकते हो कि नहीं बता सकते? अगर ये याद रहेगी, देखो वैसे तो मैं मानता हूं काफी कठिन रहती है, ठीक है, बच्चों को कीटोन का ऑक्सीकरण थोड़ा कम भी याद रहता है। आराम से देख लेना, अगर नहीं रहे अपने फिर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, याद रख लोगे। अगली बात करते हैं बेटा, देखो 2 नंबर अभिक्रिया, ये पहली ऑक्सीकरण हो गई। ये तो प्रबल और दुर्बल सारे आ गए थे। अब अपने कुछ दुर्बल ऑक्सीकारक लेते हैं। मैंने नाम बोले थे टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, देखो अभी वो काम आ जाएंगे। टोलेन अभिकर्मक नाम सुना है बेटा? हाँ बिल्कुल, कई बच्चों का सुना हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। टोलेन अभिकर्मक, तो अगला ऑक्सीकरण अपने पढ़ते हैं टोलेन अभिकर्मक वाला।
टोलेन अभिकर्मक से। अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं बेटा। सुन लेना बेटा, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को अपने टोलेन रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोलेन रिएजेंट। बड़ा महत्वपूर्ण है, आराम से समझ लेना कि अपने सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा? टोलेन अभिकर्मक। याद रह जाएगा सभी बच्चों को? ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। देखो बेटा, रिएक्शन कई तरीके से होती है। तुम्हें सिंपल से सिंपल तरीका बता देता हूं, ठीक है? एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए। हां भाई, सबसे पहले तुम्हें बता दिया था AgNO2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहे हैं बेटा? ये आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपस में क्रिया। समझ लेना बेटा, जरूरी नहीं है तुम सारी रिएक्शनें याद रखो। रिएक्शन जो तुम्हें एकदम याद रखनी होगी वो तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है? भाषा सुनना चाहते हो तो आराम से सुन लें। टोलेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से करवाने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है और रजत दर्पण बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? रजत दर्पण बनते हैं। यह एल्डिहाइड का परीक्षण होता है, कीटोन यह क्रिया नहीं दर्शाते। ठीक है, भाषा इतनी है। एक बार वापस बता दूं कि टोलेन अभिकर्मक है, किसे कहते हैं? पहले अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के मिश्रण को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। टोलेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से करवाने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है, ठीक है, और रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण। यह एल्डिहाइड की पहचान का एक परीक्षण है, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ओके बेटा, अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये आपस में क्रिया करते हैं तो अपने पास AgOH बनते हैं। वही धनावेश ऋणावेश है, कोई विशेष बात नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, इसको तो सारे ही जानते हैं। अमोनियम नाइट्रेट अलग, AgOH बन गया। जो AgOH बना है इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करते ही आराम से देखिए बेटा, H2O अलग हो जाएगा, Ag2O बन जाता है। क्या बनता है बेटा? H2O अलग हो जाता है, Ag2O बनता है। बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? अब ये जो Ag2O बनता है ये रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन करता है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि अमोनीकृत विलयन है, खूब सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्रिया करता है और एक संकुल यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है बेटा? संकुल यौगिक बनाता है। अब यह बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी। AgNH3 की ट्वाइस प्लस OH माइनस H2, यही है बेटा। ठीक है, आराम से समझ लें सभी बच्चे। ये टोलेन अभिकर्मक है। क्या है ये? टोलेन अभिकर्मक संकुल यौगिक के रूप में बनाए कि जब अपने Ag2O अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। आराम से देख ले, दो Ag हैं, अमोनिया आ जाते हैं खूब सारे तुम्हारे, ठीक है, संकुल यौगिक बनाने में काम आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, OH आयन और साथ में H2O अलग। क्या अलग हो गए? H2O अलग हो गए। बोलो बेटा ध्यान में रख लोगे क्या? ये देखो 3 H2,
आराम से देख लो, तुम्हारे पास है अमोनिया 4 ही क्या बच गए, HOH, देखो 3 HOH और 1 HOH अलग, ताकि तुम रिएक्शन समझ सको। अमोनिया तो Ag से जुड़ गए, एक O बचा है ना, एक O इसके पास आ जाता है, कितने OH हो गए 2, ये देखो OH साथ में, दोनों अणुओं में काम आ गए, 3 H2O क्या हो गए अलग। तो ये संकुल यौगिक बनता है बेटा। कौन सा यौगिक बनता है, संकुल यौगिक। आराम से समझ लें, ये टोलेन अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है, टोलेन अभिकर्मक। अभी रिएक्शन नहीं कराई है मैंने। अब टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करवानी है बेटा तुम्हें। किसकी क्रिया कराओगे, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की क्रिया करवानी है टोलेन अभिकर्मक के साथ। AgNH3 की ट्वाइस प्लस OH माइनस। हाँ भाई, अब यहां तुम्हारी किताबों में भी रिएक्शन दे रखी है, उसने सीधा ये अभिकर्मक लिया है, OH अलग लिए हैं, ठीक है, इससे एसीटेट आयन बनाया है। तुम चाहो तो वो लिख सकते हो, वरना मैं तुम्हें एकदम सरल अभिक्रिया बताता हूं, एकदम सरल, जो हमेशा याद रहे तुम्हें। यहां कितने OH हैं बेटा, 2 OH हैं, सभी को दिखाई दे रहे हैं ना, कितने OH हैं 2, ताकि याद रह जाए। 2 OH हैं, क्या अलग हो गया बेटा, H2O, क्या अलग हुआ, H2O, O इसके साथ आ गया, तो क्या बन गया अपने पास, CH3CO, ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीजन आ गया H। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सभी को, ये ऑक्सीजन यहां से इसके साथ आ गया, ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों में, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, NH3 अलग हो गए, ये देखो 4 के 4 अमोनिया, वैसे के वैसे अलग है, ये दोनों थे अलग हो गए, एक H2O अलग हो गया, साथ में 2 Ag, क्या अलग हुए, साथ में 2 Ag। Ag का अवक्षेप आता है बेटा, क्या आता है Ag का अवक्षेप, रजत दर्पण कहते हैं इसको। कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा इसको, रजत दर्पण कहते हैं। अरे चांदी की पतली परत बनती है बेटा, ठीक है, इसीलिए इसे रजत दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा, रजत दर्पण। अरे चांदी की जब पतली परत बनती है तो उसमें अपने कहते हैं ना, जैसे एकदम चमकीली होती है कि अपने चेहरा देख सकते हैं, इतनी चमकीली, इसीलिए इसको रजत दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, रजत दर्पण। तुम्हारी परख नली की ऊपर की लेयर में बन जाती है ये रजत दर्पण, सिल्वर पिपेट के रूप में नीचे ही नीचे आता है, ठीक है, तो याद रख लोगे। अब आराम से समझो, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अपने बना सकते हैं, ठीक है, कि जैसे अमोनियम नाइट्रेट और ये अमोनियम नाइट्रेट और AgOH बनते हैं, इनको गर्म करो तो Ag2O बन जाएगा, ठीक है, उसकी वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो संकुल यौगिक बनता है जो टोलेन अभिकर्मक है, जिसकी क्रिया अपने एल्डिहाइड से कराते हैं, तो एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण। ये परीक्षण है, कौन नहीं दर्शाता बेटा, कीटोन नहीं दर्शाता। कौन नहीं दर्शाता, कीटोन। अब अगर तुम चाहो तो सिर्फ इतनी समीकरण याद रख सकते हो, ये ऊपर वाली समीकरण तुम्हें याद रखनी जरूरी नहीं है बेटा। सुन ले भाई, 12th बोर्ड के हिसाब से ये ऊपर वाली समीकरण याद रखनी जरूरी नहीं है, तुम सिर्फ ये एक समीकरण याद रख सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सारी याद रखो या एक रखो, अपनी सुविधा से तुम याद रख सकते हो बेटा। आज तुम्हारा इतना काम होगा, ठीक है, आज तुम्हें ये इतने याद करने हैं। इस अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ के आओगे, कल अपने फिर डिस्कस करेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना बहुत है बेटा, अच्छे से याद करो। ओके, थैंक यू बेटा।